नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन एक नया चैप्टर ले रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा अंकों का आता है और अब की बार जो 40% कोर्स कम किया है उसके आधार पर अपने को पढ़ना है, नए सिलेबस के आधार पर। तो वो अपना चैप्टर होगा, यानी अपनी एक्सरसाइज 17 है। इस एक्सरसाइज जो 17 है इसमें अपने को केवल दो ही चीज़ें पढ़नी है। एक तो इसमें पढ़ना है माध्य और एक पढ़ना है माध्यक। माध्यक की हमें गणना करनी है और माध्य की गणना करनी है। बहुलक इसमें से हटा दिया है इस नए सिलेबस में। तो इसके लिए क्या होता है कि कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप कौन से फार्मूले का प्रयोग कब करें, और उसका पता चलता है हमें जब क्वेश्चन का रूप हमें पता हो। तो देखिए, मैं जो नियम लिखाऊंगा उसमें जो पहली लाइन लिखाऊंगा उसमें तो होगा कि आपका क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, पहली लाइन में क्वेश्चन का रूप होगा, और जो आगे में लिखाऊंगा वो उसको हल करने की विधि होगी, कौन सा फार्मूला कैसे काम मिले। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आप 17वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं उसमें कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे x जो होती है वो राशियां कहलाती हैं। इसलिए जो भी हमें राशियां दी गई हैं उनको अपन x से रिप्रेजेंट करेंगे। बारंबारता जो होती है वो f से रिप्रेजेंट होती है, बारंबारता, जो आपने 9th में भी पढ़ा है। साथ ही स्मॉल n जो होता है राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। और यदि अपन एक ये सिग्मा का चिन्ह लगाते हैं, ये सिग्मा बड़ा सिग्मा होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, और इसका अर्थ होता है, यानी इसका मतलब होता है योगफल। ये सिग्मा जिसके पीछे लग जाता है हमें उसका योगफल करना होता है। जैसे x मैंने बताया, x होती है राशियों की संख्या। यदि मैं यहाँ सिग्मा लगा दूंगा तो इसका मतलब हो गया राशियों का योगफल, राशियों का योगफल। और यदि मैं बारंबारता जो f है इसके सिग्मा लगा दूं तो ये हो जाएगा बारंबारता का योगफल, बारंबारता का योगफल। तो इस प्रकार ये प्रतीक चिन्ह होते हैं जो हमें काम में लेने हैं। x राशियां रिप्रेजेंट होती है x से, f बारंबारता होता है, सिग्मा x का मतलब राशियों का योगफल, सिग्मा f का मतलब बारंबारता का योगफल, स्मॉल n राशियों की संख्या होती है, सिग्मा योगफल का प्रतीक चिन्ह होता है। दूसरी बात, सिग्मा f जो होता है वो कैपिटल N के नाम से भी जाना जाता है। जब अपन माध्य ज्ञात करेंगे उसमें कैपिटल N भी काम में आएगा। तो इस प्रकार ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नावली के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कौन से फार्मूले का प्रयोग कब करें, कैसे करें। तो उसके लिए देखो, मैं आपको बड़े इजी ट्रिक से आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनना, देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम केवल नियमों की चर्चा करेंगे, प्रश्न कैसा होगा, कौन से फार्मूले से हल होगा, और इसके अगले वीडियो में अपन उस पर प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला नियम, अपन शुरुआत कर रहे हैं माध्य के लिए। तो जो माध्य है, इस माध्य को अपन रिप्रेजेंट करेंगे x बार से। x के ऊपर एक माइनस का चिन्ह होता है जिसे x बार पढ़ा जाता है। तो x बार से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि x इसमें राशियां होती हैं, बिना राशि के माध्य नहीं निकलेगा, चाहे कैसा भी माध्य निकालना हो, प्रश्न कैसा भी हो, x की आवश्यकता पड़ती है। और इसका जो और नाम है, इस माध्य को अपन औसत के नाम से भी जानते हैं, औसत भी कह सकते हैं इसे, या इसको समांतर माध्य भी कहते हैं।
ये दो नाम अगर और आ जाए तो भी उसका मतलब माध्य ही होता है। तो देखिए x से रिप्रेजेंट होगा, x यहाँ पर राशियां होती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसका बनता है कि यदि केवल राशियां यानी x दी गई हों तो ये देखो प्रश्न का रूप हो गया। यदि हमें प्रश्न के अंदर केवल राशियां दी गई हैं, देखो वैसे राशियों को हम x i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि i का मतलब यहाँ 1 2 3 4 होता है। तो x1 का मतलब हो जाएगा पहली राशि, x2 का मतलब दूसरी राशि, x3 तीसरी राशि, इस प्रकार से राशियां होती हैं। ऐसे ही बारंबारता को भी हम fi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f1 का मतलब पहली बारंबारता जो x1 के संगत होगी, f2 दूसरी बारंबारता, f3 तीसरी बारंबारता, ऐसे अपन संगत मानों को देखने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि राशि अकेली नहीं होती, राशियां बहुत होती हैं, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हम x1 x2 x3 नहीं लिखना पड़े, उससे बचने के लिए अपन xi लिख देते हैं। ऐसे ही f1 f2 f3 नहीं लिखना पड़े बारंबारता के लिए, तो fi से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो कोई खास बात नहीं है। तो देखो पहला रूप हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया कि यदि केवल प्रश्न में राशियां दी गई हैं, तो ढेर सारी राशियां क्वेश्चन में मिलेगी, कोमा के साथ मिलेगी, कोमा लगा करके ढेर सारी राशियां वहां पर अपने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रश्न होता है और हमें समांतर माध्य निकालना है, यानी माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य बराबर इसका फार्मूला होगा औसत वाला, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये अपने आप क्लियर हो गई बात कि यदि हमें केवल राशियां दी गई हैं तो औसत के फार्मूले से माध्य ज्ञात होगा। या अपन इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समांतर माध्य को लिख सकते हैं x बार से बराबर, ऊपर यहां पर दिया है राशियों का योग, तो अभी मैंने बताया था सिग्मा x। सिग्मा x का मतलब होता है राशियों का योगफल, और राशियों की संख्या होती है स्मॉल n। इस प्रकार से अपन समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना पहला नियम हो गया। तो पहला नियम कौन सा हुआ, जब केवल हमें राशियां दी गई हैं तो हम राशियों को चाहे ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं, सारणी बना करके प्लस प्लस करके भी जोड़ सकते हैं। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से वो मान निकलेगा। अब इसका दूसरा प्रकार बनता है अपने क्वेश्चन का कि केवल राशियां नहीं दे करके थोड़ा उस क्वेश्चन में परिवर्तन कर दे। तो मैं दूसरा नियम यहां लिख रहा हूं। दूसरा नियम है कि यदि राशियां जिनको अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं तथा बारंबारता को अपन स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों दिए गए हों तो अब की बार क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ गई। पहले क्वेश्चन में हमारे पास राशियां तो थी, लेकिन अब की बार बारंबारता भी शामिल हो गई। यदि अपने प्रश्न के अंदर राशियां भी आती हैं और बारंबारता भी आ जाती है, यानी हमारे पास एक सारणी बनी हुई आएगी जिसमें पहला मान x का होगा और दूसरा मान f का होगा। यदि हमें x और f दोनों दे दे तो आप समझ जाओ कि हमें जो समांतर माध्य निकालना है वो प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब सिग्मा, देखो f और x आ गया तो ये बनेगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यानी हमें x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो हमारी नई सारणी बनेगी fx की। यानी अगली अपन सारणी तैयार करेंगे fx। fx का मतलब होता है x और f के संगत मानों को गुणा करते हुए अपन लिख देंगे। साथ ही फिर इसमें मतलब हुआ सिग्मा fx, यानी सिग्मा जो fx मिलेगा उसका अपन यहाँ योगफल कर लेंगे तो सिग्मा fx हो जाएगा, और जब f का टोटल कर लेंगे तो सिग्मा f हो जाएगा। इसमें अपन मान रख देंगे। तो देखिए ये बात अपने आप क्लियर है कि यदि हमारे पास क्वेश्चन में x और f दोनों आ जाते हैं
कई बार एक्स एफ लिखा हुआ नहीं होता है, पहला मान एक्स दूसरा एफ होता है, तो हम एफ एक्स ज्ञात करेंगे, यानी फार्मूला होगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस विधि को प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जानते हैं, यानी ये प्रत्यक्ष विधि होती है। लेकिन यहां पर मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं, ये विधि तभी सरल होती है जब एफ और एक्स के मान छोटे होते हैं। अगर एफ और एक्स के मान बड़े आ जाते हैं तो गणना बढ़ जाती है और फिर क्वेश्चन में जटिलता बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर चेंज करके अपन नए फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आप तो इतना ध्यान रखें कि यदि एफ एक्स दे दिया और अगर एफ एक्स का मान बड़ा नॉर्मल है, आराम से अपन मौखिक उसको गुणा कर सकते हैं आसानी से, तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे और इस विधि का नाम होता है प्रत्यक्ष विधि। तो दो नियम हो गए हमारे पास। पहला नियम अपने पास है कि केवल राशियां दी गई हैं, तो केवल राशियां दी गई हैं तो अपन राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से यानी औसत वाले फार्मूले से हल करेंगे। दूसरा नियम, यदि हमारे पास राशियों के साथ साथ बारंबारता दे दे तो बारंबारता देने के कारण अपन क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ऐसे याद कर लेंगे, एक्स दिया है, एफ भी आ गया, एफ और एक्स आते दोनों मिलकर के बनते हैं एफ एक्स, तो सूत्र अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और सिग्मा का मतलब यहाँ होता है एफ एक्स का योगफल और ये होता है बारंबारता का योगफल। और अभी मैंने क्लियर किया था कि सिग्मा एफ की जगह यानी इस सिग्मा एफ को अपन कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसके लिए दो नियम मैंने बताए। अब इसमें एक तीसरा नियम और चेंज होता है, उसमें फिर उसके आधार पर अपन क्वेश्चन भी, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के आधार पर अपन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए तीसरा प्रकार इसका बनता है कि यदि वर्ग अंतराल तथा एफ यानी बारंबारता दिया गया हो तो अब की बार प्रश्न में अक्ष नहीं दिया, अक्ष की जगह वर्ग अंतराल दे दिया और साथ में बारंबारता दे दी। अगर ये चीजें हमें मिल गई, यहां से क्वेश्चन में अक्ष को हटा दिया, अक्ष की जगह वर्ग अंतराल आ गया, ऐसी स्थिति यदि हमारे पास आती है तो देखो मैं इधर क्लियर कर दूं कि जैसे अपने पास कोई प्रश्न आ गया वर्ग अंतराल और वो दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितना भी हो सकता है, 10 का अंतराल भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, जितना भी हो अपन देख लेंगे। दूसरा मान f का दिया हुआ हो, जैसे मान लो यहां दे दिया 3, 5, 2, 1, 4, मैंने एक एग्जाम्पल लिया ऐसे ही समझाने के लिए। तो अब की बार अपना प्रश्न देखो कैसा हो गया, वर्ग अंतराल आ गया, बारंबारता आ गई, यानी ये तो वर्ग अंतराल आ गया और ये बारंबारता। तो अभी मैंने क्लियर किया था कि माध्य जो होता है वो बिना अक्ष के ज्ञात नहीं होता, यानी बिना दूल्हे के जैसे बारात नहीं होती, वैसे ही इसमें दूल्हा अक्ष होता है, बिना अक्ष के माध्य की गणना नहीं होगी। तो माध्य जो निकलेगा वो वर्ग अंतराल के बीच में से निकलेगा, यानी सबसे पहले हम एक्स ज्ञात करेंगे, राशि ज्ञात करना जरूरी है, बिना एक्स के यानी बिना राशि के माध्य नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक अपन जानते हैं कि दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं, उसे ठंडा करते हैं, फिर उसे जमाते हैं, फिर उसका मथा जाता है उसे, तब जाकर के घी निकलता है। तो बस ठीक बात ऐसे ही है कि अक्ष रूपी जो घी है वो इस वर्ग अंतराल रूपी दूध में छुपा हुआ है। तो हम इस दूध में से यानी वर्ग अंतराल में से अक्ष ज्ञात करेंगे और वो निकालने का एकदम सीधा तरीका है। देखो एक तो मैं ये समझा दूं, ये वर्ग कहलाते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ऐसे। और प्रत्येक वर्ग में शुरू का मान निम्न सीमा होती है, ऊपर का मान यानी आगे का मान ऊपरी सीमा, तो ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। दूसरे वर्ग में 10 निम्न सीमा, 20 ऊपरी सीमा। तीसरे वर्ग में 20 निम्न सीमा, 30 ऊपरी सीमा। एक इसकी विशेषता है कि पहले वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बनती है। तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा 10, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा 10 बनेगी। दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 20 है तो तीसरे वर्ग की ये निम्न सीमा बनेगी।
तीसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 30 है तो चौथे वर्ग में ये निम्न सीमा बनेगी, और यदि चौथे वर्ग में ये ऊपरी सीमा 40 है तो पांचवें वर्ग में ये 40 निम्न सीमा बनेगी। इस प्रकार से अपन चेक भी कर लें कि ये संशोधित है या नहीं है, वर्ग अंतराल सही लिखा हुआ है कि नहीं है। कई बार इसमें परिवर्तन होता है तो हम उसे चेंज करते हैं, उसको सही करते हैं। तो देखो अक्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अंतराल देख लें, प्रत्येक में अंतराल 10 का है, 10 का आधा करें 5 होगा, और जो आएगा उसे निम्न सीमा में जोड़ेंगे। तो देखो निम्न सीमा 0 है, इसमें 5 जोड़ते ही 5 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, और 40 में 5 जोड़ेंगे 45। इस प्रकार ये मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें f और x के मान अपन आसानी से गुणा कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसे अपन प्रत्यक्ष विधि से हल कर सकते हैं। तो ध्यान देना, हमारे पास वर्ग अंतराल और f है, x हमने ज्ञात कर लिया। तो इसका मतलब अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है तो सबसे पहले नियम, पहले नंबर पर अपन क्या करेंगे, नया x ज्ञात करेंगे। और अभी मैंने बताया कि ये अक्ष जो है वो वर्ग अंतराल में से निकलेगा, यानी वर्ग अंतराल में से, यानी अक्ष की जो गणना होगी या अक्ष का जो मान निकलेगा वो वर्ग अंतराल के अंदर से निकलेगा, जो मैंने आपको बता दिया कैसे। अब दूसरे नंबर पर क्या होगा, देखो f हमें दिया है, f दिया हुआ होगा, x हमने वर्ग अंतराल से निकाल लिया। तो जैसे हमारे पास f है x आ गया तो वापिस समांतर माध्य का वही फार्मूला सिग्मा fx बटा सिग्मा f, इससे ज्ञात कर लेंगे। तो जब वर्ग अंतराल और f दे दे तो एक छोटा सा काम नया हमें और करना है कि हम x ज्ञात कर लेंगे। x आते ही f दिया है, x ज्ञात कर लिया, तो वही प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला काम में आएगा। और प्रत्यक्ष विधि, इस विधि का जो फार्मूला है वो हमारे पास है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। फिर मैं आपको याद दिला दूं या नोट भी कर दूं कि नॉट, ये विधि तभी सरल होती है जब x और f के मान छोटे होते हैं, यानी यह विधि तभी सरल होती है जब x तथा f के मान छोटे होते हैं। जब x और f के मान छोटे होंगे तो हम आसानी से प्रत्यक्ष विधि से इसको हल कर लेंगे। आज अपन ये 3 प्रकार के नियम मैंने बताए, उनके आधार पर अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन लेंगे, फिर समझेंगे, और फिर इसके आगे जो भी होगा वो नए वीडियो में लेकर के नए एग्जाम्पल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।